नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि हमारे पराक्रमी टीवी एंकर गृह मंत्री अमित शाह के सामने घिघियाने लगते हैं, उनके द्वारा किए जा रहे अपमान को सहन कर जाते हैं। आज हम एंकरों की इसी प्रवृत्ति का मीडिया वॉच में जायजा लेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हमारा मीडिया दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर मासूम दिशा रवि के किस तरह से मीडिया ट्रायल कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह हमारे एंकरों के लिए एक खौफ बन गए हैं, एक दहशत बन गए हैं, क्योंकि वो जब भी किसी भी एंकर के साथ किसी मंच पर होते हैं तो वो उसकी बखिया उधेड़ने लगते हैं, उसके साथ इस तरह से बर्ताव करते हैं जैसे वो कोई एंकर न हो, उनका पालतू नौकर हो, पालतू कुत्ता हो, लैब डॉग हो। ये बार बार विभिन्न मंचों पर अमित शाह ने एंकरों की फजीहत करके दिखा दिया है। कभी वो सुमित अवस्थी का मजाक उड़ाते हैं कि उनके पास कॉमन सेंस है या नहीं है। कभी वो दिबांग से कहते हैं कि आप निर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति ना बने। कभी वो राहुल कंवल की धज्जियां उड़ाते हैं और कभी बरखा दत्त के साथ ही बहुत कटुतापूर्ण बातचीत करते हैं। तो जो भी एंकर उनके सामने आता है वो एंकर को उसके प्रति कोई सम्मान भाव नहीं दिखाते हैं। पत्रकारिता के नाते वो पत्रकार हैं, एक उस तरह का सम्मान का भाव जो उनके लिए होना चाहिए वो नहीं होता है और वो सीधे सीधे एक आक्रामक मुद्रा में उस पर टूट पड़ते हैं। उनके सवालों के जवाब अपने अंदाज में देते हैं, आक्रमण करने के तौर तरीके के साथ। और अगर कोई उन्होंने ऐसा सवाल कर दिया जो उन्हें पसंद नहीं है तो वो अपनी नाराजगी भी वहां खुलेआम दिखाते हैं। तो एक तरह से अपने व्यवहार से वो आतंकित कर देते हैं एंकर को, और एंकर उनसे वो सवाल नहीं कर पाता है। सवाल कर भी लिया तो उसके लिए जो काउंटर क्वेश्चन करने होते हैं वो करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। तो ये खास तरह की स्ट्रेटजी अमित शाह एंकर के साथ अपनाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हमारे एंकर ऐसे इंटरव्यूज में हिस्सा क्यों लेते हैं? हमारे एंकर इतना खौफ क्यों खाते हैं अमित शाह से कि वो उनसे सीधे सवाल करने में, काउंटर क्वेश्चन करने में पीछे हट जाते हैं? क्या उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सवाल किया तो उन्हें किसी तरह का नुकसान हो सकता है, उनके चैनल को कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए वो एक सीमा के बाहर जाने से कतराते हैं, उससे वापस लौट आते हैं। बेशक इसमें उनकी बेइज्जती हो जाए, उनका अपमान हो जाए, उनका स्वाभिमान धराशायी हो जाए, या और उनकी पूरे मीडिया जगत में हंसी उड़े, उसकी भी उन्हें चिंता नहीं रहती है। तो ये एक शैली जो अमित शाह ने अपनाई है वो एक खास तरह की शैली है। ये एंकर को आतंक में लाकर पराजित करने की शैली है और एक उसमें सत्ता का अहंकार है। बहुत सारी शक्तियां गृह मंत्री के हाथ में हैं। वो किसी को भी इस समय बनाने और बिगाड़ने की हैसियत रखते हैं। बहुत सारे चैनलों में वो सीधे तौर पर दखल देते हैं। संपादकों और पत्रकारों की नौकरियां उनकी वजह से जाती रही हैं और खतरे में पड़ती रही हैं। चैनल के मालिकों को उनसे गिड़गिड़ाना पड़ा है, उनके सामने माफी मांगनी पड़ी है। तो एक आतंक उन्होंने इस तरह का बना दिया है कि अगर आपने मेरे से टेढ़े सवाल किए, चुभने वाले सवाल किए, ऐसे सवाल किए जिससे मेरी पोल पट्टी खुल सकती है, मेरी विचारधारा की, मेरे कार्यक्रम की, मेरी सरकार की, मेरी पार्टी की, तो मैं आपको अपमानित कर दूंगा। मैं जवाब नहीं दूंगा। जवाब दूंगा तो इस तरह का जवाब दूंगा कि उसमें आपके लिए अपमान सूचक शब्द भी होंगे। और ये वो बार बार कई प्लेटफॉर्म पर दिखा चुके हैं। न केवल ये अभी हाल में हमने सुमित अवस्थी के साथ देखा जिसमें वो उनके कॉमन सेंस पर प्रश्न कर रहे थे। हमने बहुत पहले देखा कि दिबांग के बारे में उन्होंने कहा कि निर्बल मानसिकता वाले हैं। उन्होंने राहुल कंवल को कई मंचों पर टेढ़े अंदाज में जवाब दिए, जो कि हम मान सकते हैं कि जो एक मर्यादा होती है टीवी चैनलों की, उससे बाहर जाके था। लेकिन ये हालात क्यों बने? क्यों आज एंकर इतनी कमजोर स्थिति में आ जाता है सत्तारूढ़ दल के नेताओं के सामने, मंत्रियों के सामने और खासतौर पर
गृह मंत्री अमित शाह के सामने। ये सोचने वाली बात है और बात इसमें बहुत सीधी सी है। सीधी सी ये है कि अगर चैनल गोदी मीडिया बन जाता है, पत्रकार गोदी पत्रकार बन जाते हैं, केंचुआ पत्रकार या लैपटॉप में बनने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर उनका मालिक उनके साथ उसी तरह से बर्ताव करता है जैसा कोई दूसरा मालिक अपने पालतू जानवरों के साथ करता है। वो उससे उम्मीद नहीं रखता है कि वो उस पर भौंकेगा। तो जब भी कोई इस तरह की हरकत करने की सोचता भी है तो अमित शाह जैसे नेता उसको वहीं पर डांट कर चुप करा देते हैं, उसकी बोलती बंद करा देते हैं। ये एक माहौल बन गया है पूरे मीडिया में, ये आतंक का माहौल पूरे मीडिया जगत में, पूरे हिंदुस्तान में है। सेंसरशिप का एक नया अंदाज है ये। आप घोषणा नहीं करते हैं कि सेंसरशिप लागू है, लेकिन इतना आतंक पैदा कर देते हैं कि जो पत्रकार है या एंकर है वो सही सवाल, जायज सवाल पूछने से कतराने लगता है, घबराने लगता है। तो ये अमित शाह की दुनिया है, अमित शाह का हिंदुस्तान है, प्रधानमंत्री मोदी का हिंदुस्तान है, जिसमें मीडिया निर्भय होकर, स्वतंत्र होकर उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता है। और ये स्थिति निर्मित करने में मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, उनके मालिकों का रोल है, क्योंकि वो भी तन कर खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाते हैं। राजदीप जैसे एंकर पर जब आफत आती है, उनके खिलाफ केसेस दायर किए जाते हैं, तो उनका संस्थान उनके डिफेंस में खड़ा नहीं होता है, उनको सस्पेंड कर देता है, उनकी तनख्वाह काट लेता है, उन्हें एंकरिंग से हटा देता है। तो ये हमारे मीडिया मालिकों का चरित्र पतन भी है, उनके रीढ़ की हड्डी ना होने का द्योतक भी है, और वहाँ कम काम करने वाले पत्रकारों और एंकर के बारे में भी यही हमारे सामने, उनके चरित्र के बारे में ये चीजें सामने लाता है। प्रेस मीडिया वो होता है जो आंखों में आंखें डालकर किसी भी सत्ताधीश से बात कर सकते, जैसे कि हमने अमेरिका में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई पत्रकारों ने सीधे सवाल किए, बावजूद इसके कि ट्रंप ने उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की, उनके अखबारों को, चैनलों को फेक न्यूज करार देने की कोशिश की, लेकिन वो डिगे नहीं, अड़े रहे। और यहाँ तक कि जब व्हाइट हाउस ने उनका नाम हटा दिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए भी नहीं जाएंगे, तब भी उनके साथ बहुत सारे लोग आ गए, खड़े हो गए, और अंततः व्हाइट हाउस को अपना निर्णय बदलना पड़ गया। लेकिन यहाँ पूरा मीडिया जो है एक केंचुआ मीडिया, गोदिया मीडिया में अगर तब्दील हो गया है, तो वो इस तरह से सिर उठाने की हिम्मत कैसे करेगा, और नहीं करता है। इसीलिए अमित शाह बार बार उनसे गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं, बार बार उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं, अपमानित करते हैं, और ये सिलसिला कहीं रुकने का नाम नहीं लेता। कोई इसके बारे में कुछ बोलता नहीं है, लिखता नहीं है। इस अंदाजे गुफ्तगू के बारे में, इस एक आक्रामकता के बारे में जो कि बहुत हिंसक है, अपमानित करने वाली है, और ऐसे में तो बहुत सारे एंकर को पीछे हट जाना चाहिए कि मैं अमित शाह का इंटरव्यू करूंगा ही नहीं। लेकिन ये तो फिक्स होता है, अमित शाह जिसको चाहते हैं वही इंटरव्यू करता है। अमित शाह तय करते हैं कि कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कौन से नहीं पूछे जाएंगे। अगर वो पूछे जाएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। चैनल वो तय करते हैं। तो ये सारी चीजें तो वो खुद तय करते हैं। इसके बावजूद उन्हें सीधे सवाल पर भी गुस्सा आता है और वो अपमान करने में पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, हमारे मीडिया में एक बहुत बड़ी दुष्प्रवृत्ति लगातार पनपी है। अभी नहीं, पिछले 6 सालों में नहीं, पिछले 20 सालों से लगातार वो बढ़ती आ रही है, और अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां पर मीडिया, खासतौर से हमारे न्यूज़ चैनल, समझते हैं कि वही जांच करता है, वही सुनवाई करने वाले हैं और वही फैसला सुनाने वाले हैं। यानी मीडिया ट्रायल को उन्होंने अपने पूरे कंटेंट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है, अपनी पत्रकारिता का एक बड़ा हिस्सा बनाकर वो इसको बार बार आजमाते रहते हैं। इसका संबंध टीआरपी से भी है, इसका संबंध सत्तारूढ़ दल के साथ अलाइन होने से भी है। जैसे कि अभी दिशा रवि के मामले को ले लीजिए। इस पर्यावरण प्रेमी या कह लीजिए पर्यावरणविद, पर्यावरण कार्यकर्ता, 21 साल की लड़की है दिशा रवि, उसको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उसने टूल किट शेयर किया था। और टूल किट को हमारे मीडिया ने
एक ऐसे प्रस्तुत किया जैसे उसके पास AK-47 पकड़ी गई हो और उसके बल पर उसे देशद्रोही, देश के विरोध साजिश करने वाली महिला के रूप में, लड़की के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। ये जाहिर है कि सत्तारूढ़ दल की तरफ से ये नैरेटिव आया था, दिल्ली पुलिस की तरफ से नैरेटिव आया था और हमारा मीडिया खुद को राष्ट्रवादी मानता है, छद्म राष्ट्रवादी है, वो अंध राष्ट्रवादी कहा जा सकता है उसको, वो इसे राष्ट्रवाद के फ्रेम में प्रस्तुत करने लगा। तो दिशा रवि जो पूरी तरह से मासूम है, और ये बाद में साबित भी हो गया क्योंकि जिस टूल किट को लेकर इतना हंगामा किया गया था उस टूल किट में कुछ भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा है कि उसमें एक शब्द, एक लाइन भी ऐसी नहीं है जिसे राजद्रोह माना जाए या आतंकवाद निरोधी जो कानून है उसके तहत, उसकी परिभाषा के तहत रखा जा सकता है। उसमें कुछ भी भारत के खिलाफ साजिश रचने जैसी कोई चीज नहीं है। तो टूल किट को लेकर जो हंगामा किया, फिर जो व्हाट्सएप चैट लीक की दिल्ली पुलिस ने, उसको लेकर उसने जिस तरह से एक कैंपेन सी चलाई, एक अभियान से चलाया, उस पर ऐसा लगता है हमारे मीडिया को क्या पागलपन सवार हो गया है, क्या उन्मादग्रस्त हो गया है, उसने अपना विवेक खो दिया है, जो किसी भी चीज की ठीक से जांच पड़ताल किए बिना और एक मासूम का मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया। हमने देखा है कि कैसे रिया चक्रवर्ती के मामले में रिपब्लिक टीवी और कई और चैनलों ने मीडिया ट्रायल चलाया और बाद में ये समझ में आया कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आज तक उनके खिलाफ कोई सबूत इतनी सारी एजेंसियां केंद्र सरकार ने लगा दी लेकिन ढूंढ नहीं पाए हैं। तो ये सिलसिला मीडिया ट्रायल का, और फिर देखिए कि हाई कोर्ट ने किस तरह से 3 चैनलों को नोटिस दिया है बाकायदा कि आप बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया है, आप मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे थे, आपने व्हाट्सएप चैट के आधार पर इतनी बड़ी कैंपेन कैसे चलाई। ये जो दिशा रवि है उसकी निजता का उल्लंघन भी है। और एक मीडिया ट्रायल तो है, एक कोई भी किसी की भी गिरफ्तारी होती है, अभियुक्त है, अगर मान लीजिए आरोप भी लगे उस पर, तो उसे एक निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। उसको पहले से पूर्वाग्रहों से, दुराग्रहों से ग्रस्त करना मीडिया का काम नहीं, बल्कि मीडिया को इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन उसने इस पूरे मामले में यही भूमिका अदा की जो कि संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है और पत्रकारिता विरोधी है और जन विरोधी भी है, क्योंकि दिशा रवि जो कुछ कर रही थी वो जनता के हित में कर रही थी। किसानों के साथ मिलकर उनके जो उद्देश्य हैं उनके पूर्ति के लिए लड़ रही थी और उसमें उसने कोई भी ऐसा नाजायज, अवैध काम नहीं किया था, असंवैधानिक काम नहीं किया था जिसके लिए उसको इस पैमाने पर दंडित किया जाता, उसको बदनाम किया जाता और इस तरह का माहौल बनाया जाता कि जैसे वो एक देशद्रोही लड़की है। जबकि हमें उस पर गर्व होना चाहिए, हिंदुस्तान को ऐसा गर्व होना चाहिए कि इतनी कम उम्र में इतनी सजगता है, इतनी उसमें जागरूकता है कि वो जनता के मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करती है, उसमें सक्रिय हिस्सेदारी करती है। और ये जो सत्तारूढ़ दल की तरफ से लगातार उसके खिलाफ बयानबाजी हुई है, उसको मीडिया ने जिस तरह से उछाला, वो भी एक सत्तारूढ़ दल है, वो तो अपने हितों और अपने स्वार्थों के लिए किसी भी स्तर तक जाएगा और ये सरकार तो और भी ज्यादा उसमें पागलपन की हद तक जा रही है, जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है उसको लेकर। लेकिन मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो उसे समझना चाहिए। लेकिन हम किस मीडिया से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? हम किस मीडिया से ये तवक्को कर रहे हैं कि उससे पत्रकारिता के उसूलों का एहसास है, वो उसके आधार पर चलेगा? ये बहुत ही दुखद है, लेकिन सच्चाई यही है। और कोर्ट ने लगातार, चाहे तबलीगी मामला हो चाहे दूसरे मामले हों, उनमें यही साबित किया है कि हमारा मीडिया बार बार अपनी हदें लांघ रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। मेरा ये निवेदन भी है कि जिन्होंने अभी तक टीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।